वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं अभी लाइव। जय हिंद, नमस्ते, वेलकम, गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी आर्मी? बेहतरीन आगाज, बेहतरीन अंदाज, जबरदस्त जोश, जबरदस्त जुनून, वही जिद, वही चाह, वर्दी पाने की, पूरे जोश, जुनून और जज्बे के साथ में धमाकेदार अंदाज में आज का जबरदस्त सेशन, बेहतरीन सेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 4 यानी एंड गेम यानी फिनिश, बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से बेहतरीन अंदाज में आज की क्लास को क्लियर करने वाले हैं। ये चौथा लेक्चर आपका है और आज इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करके नया लेक्चर अपन स्टार्ट करेंगे कल से, कैपेसिटेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 बज चुके हैं यानी कॉन्सेप्ट क्लास का टाइम आपका हो चुका है। जैसे ही 10 बजे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे उसके बाद में 12 बजे आपका टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे। और जब टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट है ये आपका परमानेंट होगा, सॉलिड होगा, क्लियर होगा। उसके बाद में अपन मिलेंगे 4 बजे और 4 बजे आपका होगा मिक्स प्रैक्टिस। और ये मिक्स प्रैक्टिस का धमाका जो बच्चा क्लास में आ रहा है उसको ही पता है कि मिक्स का जलवा क्या है। ये जो चैप्टर पढ़ा रहा हूं इसके जहरीले सवालों का कलेक्शन यहां पर आपको मिलता है और ये क्लास आपको मिस नहीं करनी है किसी भी कीमत पे। तो ये जो क्लासेज है आपकी माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, बीएसएफ वाले बच्चों के लिए भारत लाइव बैच में आपको मिलेगी, जहां पर आपका टॉपिक वाइज प्रैक्टिस है, मिक्स प्रैक्टिस है, पोल रैंकिंग लीडर बोर्ड के साथ में। और ये कंपटीशन है जो हमेशा आपको तैयार करेगा उस जंग में अपने आप को आगे रखने के लिए। और यही कंपटीशन है जो कॉन्फिडेंस आपको दिलाता है। ये लेक्चर आपका सेव होता है, आप इस लेक्चर को बाद में भी चाहे जितनी बार देख सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। लेक्चर आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेंगे। ये आपका लाइव बैच जुड़ के 12 बजे की प्रैक्टिस क्लास में धमाका करना है। और जो बच्चे जुड़ गए हैं वादा करो कभी भी क्लास को मिस नहीं करोगे। और उसके बाद में आता है सेल्फ स्टडी यानी रिवीजन का प्लान, अपने टाइम मैनेजमेंट का प्लान। हर एक कॉन्सेप्ट का नोट्स आपको यहां पर अवेलेबल होगा। सीपीपी आपको मिल जाएगा, एसपीपी आपको यहां पर मिल जाएगा। और टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट है, मिक्स मॉक टेस्ट है। मतलब कुल मिला के समय की बचत, टाइम का मैनेजमेंट और वो रिवीजन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जो एक्सक्यूज बनाते हो आप, सर रिवीजन नहीं कर पा रहा, उस एक्सक्यूज का ये एकमात्र आपका सॉल्यूशन है जहां पे आप ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी सेल्फ की प्रैक्टिस पे दोगे, सेल्फ स्टडी पे दोगे। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। ये एनडीए सीडीएस वाले बच्चों को जुड़ना है प्रज्ञान लाइव बैच में। एनडीए सीडीएस के बच्चों के लिए प्रज्ञान लाइव बैच में आपको क्लासेज मिलेगी फुल प्रूफ प्लान के साथ में। बेटा लाइव बैच में आपको जुड़ना है और सेल्फ स्टडी के लिए नोट्स बैच। आज का टॉपिक अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन एक बार कमेंट बॉक्स में एग्रीमेंट मेरे शेर और शेरनियों का आ जाए, तैयार है सर, छापेंगे कॉन्सेप्ट को डिट्टो। तो एक बार कमेंट बॉक्स में एंट्री लगा दें, प्रेजेंट लगा दें, आग वाला इमोजी प्रेजेंट के साथ में, जय हिंद। और फिर देखिए आज का धमाकेदार सेशन अपन स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले है अनंत समतल आवेशित चादर। चादर का मतलब मैं ये कहूं, ये देखो मेरे पास एक नोटबुक है, ये एक चादर है। और अगर इस चादर पे ऐसा आवेश दिया हो तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र अगर आपको निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालने के लिए कहा जाए तो उसका क्या फॉर्मूला होगा? मैं केवल फॉर्मूले की बात करूंगा, डेरिवेशन जाए फाड़ में। और इस चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। चादर का मतलब क्या मैं इसको प्लेट बोल सकता हूं? जी हां। तो सर अब बताइए, कल एक सवाल आया था, ये एक प्लेट है, ये एक दूसरी प्लेट है और इन प्लेटों के बीच में आपको विद्युत क्षेत्र निकालना हो और दोनों की दिशा, इसकी दिशा इधर हो और इसकी दिशा इधर हो, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और इसके कारण विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो पता है फॉर्मूला क्या होगा विद्युत क्षेत्र का? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सवाल मैं आपको प्रैक्टिस में तैयार कराऊंगा। अगर इस तरीके से एक प्लेट के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरी के कारण अगर जुड़ता है तो
कल वाले सवाल में तो दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया था, जीरो हो गया था। लेकिन अगर एक प्लस हो और एक माइनस हो तो प्लस बाहर की तरफ माइनस अंदर की तरफ तो जुड़ेगा, और जब जुड़ता है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बड़ा गजब का कॉन्सेप्ट, जबरदस्त, जहरीला, धमाकेदार, बेहतरीन, और ये कॉन्सेप्ट आपके सामने है। चीजें क्लियर है, सेशन आपका धमाकेदार होगा, बेहतरीन होगा। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। एक प्लेट यानी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दो प्लेट है और सेम डायरेक्शन है तो दोनों को जोड़ दो तो आंसर होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पिछले आईसीजी के पेपर में एक क्वेश्चन और आया था जो मैं यहां पे नोट पॉइंट डाल के बता दूंगा आपको। क्या? सीधे लंबे धारावाही चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 2k लेमडा अपॉन में R, 2k लेमडा अपॉन में R। कोई मेरे से पूछ ले लेमडा क्या है, अब भाई शर्म आ जाएगी मेरे को फिर ऐसे पूछोगे तो। लेमडा रेखीय आवेश घनत्व है, लेमडा बराबर Q बटा L। कोई मेरे से पूछ ले सिग्मा क्या है तो मेरे भाई बेइज्जती कर रहा है अपने कॉन्सेप्ट की। अरे सरफेस चार्ज डेंसिटी पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q बटा A अगर रेखा के रूप में हो, लीनियर हो, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी लेमडा बराबर Q बटा L। मेरे को दो फॉर्मूले तुम्हारे दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में स्कैन चाहिए, और वो दो फॉर्मूले कौन से हैं? अगर मैं सबसे पहले बात करूं, एक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कलर चेंज कर लेता हूं, बढ़िया से आपको दिख जाना चाहिए। चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक रेखीय आवेश घनत्व है, चालक तार है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र 2k लेमडा अपॉन में R। यहां से एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, ये भी और ये भी दूरी R पर हाय हाय डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता है। अभी मैं सवाल बनाऊंगा इसका। क्या इसमें कहीं पर बिंदु P की दूरी आई? अरे दूरी आई? क्या इसमें कहीं पर दूरी R आई? नहीं आई। यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी में लंबे चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र R पे, दूरी पे डिपेंड नहीं करेगा। चादर प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो दूरी R पर डिपेंड नहीं करेगा, ना ये करेगा ना ये करेगा। R पे इसकी डिपेंडेंसी नहीं है, और यह चीज आपके क्लियर हो जानी चाहिए। बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, बड़ा बेसिक सवाल है। क्लियर है बेटा? क्लियर है? ओके। 2k लेमडा अपॉन R और ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बेटा? ओके। 2k लेमडा अपॉन, अरे उल्टा लिख दिया, ओहो हो 2k लेमडा, ओहो हो, एक मिनट, अरे रे रे रुको 2k लेमडा अपॉन में R। अरे रुको, इसको हटाओ। बच्चा कह रहा है रोंग, तब दिमाग लगाया। दूरी R पर डिपेंड नहीं करता, और ये एक मिनट, अरे रे रुको, ओ पीछे भी तो गड़बड़ कर दी फिर मैंने। 2k लेमडा अपॉन में R। रुको, अब दिमाग में ख्याल आया है, जब तक लंका लग गई है। E बराबर 2k लेमडा अपॉन में R। अब सही है। ये R पे डिपेंड नहीं करेगा, ये R पे डिपेंड करेगा आपका, और ये R पे डिपेंड कैसे करेगा बेटा? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल R। अभी तो बच गए, कमेंट देख लिया, नहीं तो लंका लग जाती। चलो समय पे चीजों को सुधार दिया। ये R पे डिपेंड नहीं करेगा, 2k लेमडा अपॉन में R, 2k लेमडा अपॉन में R यानी R के इनवर्स में ये R पे करेगा, ये R पे डिपेंड करेगा बेटा। ठीक है, चलो क्लियर है। अब आ जाओ विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध, एक बार फटाफट कमेंट कर दो, और मैं देखना चाहता हूं सबसे पहले कमेंट किसका आ रहा है। सबसे पहले कमेंट किसका आ रहा है? क्यों? क्योंकि एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है।
मैं कल ये चीज आपको बता चुका हूं, E बराबर V बटा डी, मैंने इसका यूनिट तक आपको याद करा दिया, वोल्ट प्रति मीटर। E आपका विद्युत क्षेत्र है, V आपका विभव है, तो E बराबर V बटा डी, E बराबर V बटा डी, इससे बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ साथ विभव परिवर्तन की दर प्रवणता कहलाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसे पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। आप दिमाग पे जोर मत डालो, E बराबर V बटा डी से याद रख लो, काम हो जाएगा, कोई बड़ी समस्या नहीं है। यह चीज मैं आपको पहले याद करवा चुका हूं, रिकॉल करवा चुका हूं, कोई बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। मैं आज आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहा हूं, अगले 25 से 30 दिन में मैं आपको मैग्नेटिज्म पढ़ाऊंगा। बोला क्या बात कर रहे हो, 25 से 30 दिन फ्यूचर की बात कर रहे हो सर? जी हां, और जब मैग्नेटिज्म पढ़ाऊंगा, जब चुंबकत्व पढ़ाऊंगा, तो मेरे भाई डिट्टो कॉपी पेस्ट करूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। याद रखना, एक तीर से दो शिकार, और शिकार ऐसे कि पानी नहीं मांगेंगे भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को एज इट इज कॉपी कर देंगे मैग्नेटिज्म में, और इसीलिए कहता हूं कि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, या कह सकते हैं विद्युत बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। जैसे चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, वैसे आवेश के लिए प्लस माइनस, प्लस से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है और माइनस में एंट्री मार रही है, प्लस से निकल रही है और माइनस में एंट्री मार रही है। यह विद्युत क्षेत्र रेखाओं का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इससे कई गुना जहरीले इसके सवाल बनेंगे लैंग्वेज के, और तुम लैंग्वेज के तो किंग हो, क्योंकि जब अपन देसी अंदाज में लैंग्वेज को सीखते हैं तो कभी भूलते ही नहीं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, और इस डेफिनेशन को मैं आपसे एक बात बताऊं, इस नेगेटिव से मिलने पॉजिटिव आ रहा है, या ये नेगेटिव पॉजिटिव से मिलने जा रहा है? एक बार देख के बताओ इस फिगर को, कौन किससे मिलने जा रहा है, एक बार कमेंट कर दो। अभी देखो, पोल खोल देते हैं इनकी। अभी देखो, पोल खोल देते हैं इनकी। ये पॉजिटिव चार्ज, और इसको कहेगा क्या, मिलने आना है? बोला हाँ। बोला अकेला आएगा, अपने आदमियों को वहीं छोड़ के आएगा, अकेला आएगा, निहत्था आएगा, बिना हथियार के आएगा, हथियार भी चेक करे जाएंगे, कहीं हथियार तो नहीं लाया है। तो ये पॉजिटिव चार्ज यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इकाई धनावेश, और वो भी पॉजिटिव वाला, जिस रास्ते से ऋणावेश से मिलने जाता है उसी रास्ते का नाम है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र में मुक्त रूप से छोड़े गए एकांक धनावेश को, वो भी परीक्षण है के द्वारा जो रास्ता बनाया जाता है, जो पाथ बनाया जाता है, उसे विद्युत बल रेखाएं कहते हैं, विद्युत बल रेखा कहलाता है। जिस रास्ते ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव से मिलने जाएगा उसी रास्ते का नाम है विद्युत बल रेखा। पेपर का सवाल याद दिलाऊंगा मैं आपको, किसी बच्चे के पेपर में था तो जरूर जवाब दीजिएगा। धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा बाहर की तरफ होती है, और ध्यान रहे ये रेडियल होती है। रेडियल का मतलब समझते हो? रेडियल क्या होता है? रेडियल का मतलब समझते हो? त्रिज्यीय। त्रिज्या का मतलब त्रिज्या के साथ में ऐसे बाहर, त्रिज्या के साथ में ऐसे बाहर, रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में। और अगर ये नेगेटिव होता तो रेडियल इनवर्ड, अंदर की तरफ, इनवर्ड अंदर की तरफ। अगर ये नेगेटिव है तो इनवर्ड अंदर की तरफ। तो ये सवाल पेपर में आ चुका है। नेगेटिव चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियल और इनवर्ड अंदर की तरफ आएगा। एक होता है रेडियल आउटवर्ड, एक होता है इनवर्ड अंदर की तरफ। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपका बन जाता है, जिसको हमें समझना चाहिए। यहां पे एक डाइपोल है, द्विध्रुव है, धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है, और ऋणावेश से जाके टाटा बाय बाय, हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, ये चल रहा है इधर। ये पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की ओर जा रही है,
और यहां पे तो कुछ अलग ही हो गया। यहां पे मुक्कालात हो गई पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में। पॉजिटिव से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है, इसकी निकल रही है। यहां पे कोई विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं है, और जहां पे विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं है उसे कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट यानी उदासीन बिंदु। उसे क्या कहते हैं? न्यूट्रल पॉइंट यानी उदासीन बिंदु, क्योंकि वहां पे कोई विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं है, क्योंकि धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही थी उन्होंने एक दूसरे को काट दिया। क्या इस डायग्राम में, चारों डायग्राम में किसी बच्चे का कोई डाउट है बेटा? कोई डाउट है किसी बच्चे का? पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में जा रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, जिसे एक न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है। नेगेटिव है रेडियल इनवर्ड, पॉजिटिव है रेडियल आउटवर्ड, बाहर की तरफ। सिंपल है, लेकिन पेपर में सवाल इसका बनाया गया है इन दोनों से रिलेट करने वाला। ठीक है, ओके, चलो आगे बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज। और प्लीज मेरे को अभी का अभी कमेंट बॉक्स में एग्रीमेंट दोगे आप कि इसकी प्रॉपर्टी का, एक भी प्रॉपर्टी का कोई सवाल आए तो वो गलत नहीं करेंगे। अभी का अभी हम उसको सीखेंगे और क्लियर करेंगे। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले ये विद्युत बल रेखाएं कहां से स्टार्ट होती है? सही सही बताओ, ये कहां से स्टार्ट होती है और कहां जाके एंड होती है? सर विद्युत बल रेखाएं पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में जाके एंड करती है। पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में जाके एंड करती है। ये विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होके ऋणावेश की ओर एंड कर जाती है, और ये धनावेश से ऋणावेश की ओर निकल के जाना, उसको एंड करना, ये एक पहली प्रॉपर्टी है। क्लियर? एंड होती है, ध्यान रखना। स्टार्ट पॉजिटिव से लेकिन नेगेटिव पे टाटा बाय बाय खत्म, क्योंकि इसको श्राप दिया गया था कि अगर पॉजिटिव मिलने जाएगा नेगेटिव और जैसे ही मिलेगा खत्म मामला। जी हाँ, पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाता है और मिलते ही खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ओके, चलो आगे बात करते हैं। अब आता है दूसरी प्रॉपर्टी। कोई पूछ ले यार ये विद्युत बल रेखाएं किस काम में आती है? विद्युत बल रेखाओं का यूज क्या है? विद्युत बल रेखाओं का यूज क्या है? तो मैं आपको बताता हूं। विद्युत बल रेखाएं प्लस और माइनस, प्लस से निकलती है, प्लस से निकलती है, हाँ जी। लेकिन यार विद्युत बल रेखाओं को देख के हैं, मैं उनका, वो कहते ना कि किसी बंदे को चलते देख के मैं उसका फ्यूचर बता दूं, नहीं कहते कई, उड़ते पक्षी के पर गिन लूं मैं। ओ भाई खिलाड़ी है तू तो तगड़ा वाला, कौन सा स्कैनर लगा रखा है? वैसे ही ये विद्युत बल रेखाओं को देख के हमें बताना है इसकी दिशा। कैसे? जी हां, इस विद्युत बल रेखा के ऊपर जो आप टेंजेंट बनाते हो वही टेंजेंट बताता है। टेंजेंट का मतलब समझते हो क्या? टेंजेंट का मतलब समझते हो? अरे स्पर्श रेखा। और ये टेंजेंट, ये स्पर्श रेखा किसको बताता है? विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। ये टेंजेंट, ये स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है, और ये बात आपको समझनी होगी, इस पे आपको काम करना हो। लॉजिक क्लियर, पॉइंट क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर आपका। इसमें किसी बच्चे का कोई डाउट आपका नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे जा रहा है, लेकिन जहां पर भी तुम टेंजेंट बनाओगे ये टेंजेंट ही विद्युत क्षेत्र की दिशा बताता है। यानी कोई पूछे विद्युत बल रेखाएं किस काम में आती है? बोला दिशा बताने में। बोला किसकी दिशा? बोला विद्युत क्षेत्र की। बोला कैसे? बोला जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना उसके ऊपर टेंजेंट बना दो, उसके ऊपर स्पर्श रेखा बना दो, और उसके ऊपर जो तुम टेंजेंट बनाओगे उसके ऊपर जो तुम स्पर्श रेखा बनाओगे, तो जो टेंजेंट जो स्पर्श रेखा तुम बना रहे हो वो टेंजेंट वो स्पर्श रेखा क्या कहलाती है? वो टेंजेंट वो स्पर्श रेखा कहलाती है विद्युत क्षेत्र की दिशा। बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, ठीक है? स्पर्श रेखा ऊपर भी तो खींच सकते हैं। हाँ, ये लो ऊपर खींच दिया, ये खींच दिया। अच्छा, ऐसा स्पर्श रेखा खींचना चाहता है, नहीं इधर खींचना चाहते हो खींच सकते हो। लेकिन कोई बच्चा मुझसे ये कहे
कि सर ये एरो आप इधर ही क्यों लगा रहे हो, ये डाउट आया, तो मैं उस बात से सहमत करता हूं, इधर एरो क्यों नहीं आया, क्योंकि बेटा विद्युत क्षेत्र रेखा प्लस से माइनस में जाती है, माइनस से प्लस में नहीं आती, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो तुम समझदार हो। चलो आगे आते हैं। क्या बेटा ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं का जो टेंजेंट है वो किसको बताता है? बोला सर वो तो डायरेक्शन को बताता है, प्लस से माइनस की ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं जाती है तो इनका टेंजेंट यानी विद्युत क्षेत्र बताएगा। सर ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये विद्युत क्षेत्र रेखा जैसे किसी को काट दे, जैसे यहां पे काट लिया, अब यहां पे काटा तो इसका टेंजेंट तो इधर गया बेटा और इसका टेंजेंट इधर आएगा। यार एक बात मुझे समझ नहीं आई है, तो ये विद्युत क्षेत्र, लेकिन यार एक ही बिंदु पे है। बोला हाँ, लेकिन यार एक बिंदु पे दो विद्युत क्षेत्र कैसे आ गए? एक विद्युत क्षेत्र तो इसका भी इधर ही है, एक इसका भी इधर ही है। यार एक ही बिंदु पे दो विद्युत क्षेत्र, क्या ये पॉसिबल है प्रैक्टिकली? है? अरे आप एक समय पे एक ही जगह अवेलेबल हो सकते हो, दूसरी जगह आपका भूत हो सकता, आप नहीं हो सकते। बात समझ रहे हो? अरे अगर विद्युत क्षेत्र का एक दूसरे को काटेगी तो जो दो विद्युत क्षेत्र का एक दूसरे को काट रही है वहां पर दोनों के दो टेंजेंट बनेंगे, यानी दो विद्युत क्षेत्र बनेंगे एक ही बिंदु पे। अब भाई एक ही बिंदु पे दो विद्युत क्षेत्र कैसे हो जाएंगे? नहीं हो सकते। तो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। पेपर वाला पूछे क्यों नहीं करती है, इसका जवाब बोला अगर इंटरसेक्ट करेगी तो दो टेंजेंट यानी दो विद्युत क्षेत्र एक पॉइंट पे, जो कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। ये जवाब आप देंगे, पॉइंट क्लियर है। ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, क्योंकि अगर काट दिया एक ही बिंदु पे दो विद्युत क्षेत्र होंगे, जो कभी पॉसिबल नहीं है। विद्युत बल रेखा सदैव चालक की सतह के लंबवत निकलती है। बड़ी इंटरेस्टिंग है, याद रखना। जहां से विद्युत क्षेत्र रेखा निकल रही है, जहां से निकल रही है ना, वो बिंदु हमेशा परपेंडिकुलर होगा। शायद देखने में नहीं आपको, क्योंकि मैं ऐसा डिजाइन बना नहीं पा रहा हूं, नहीं तो जनरली जो विद्युत क्षेत्र रेखा निकलती है, जैसे मान लो यहां से कोई विद्युत क्षेत्र रेखा निकल रही है तो ये इस सरफेस से परपेंडिकुलर निकलेगी और परपेंडिकुलर इसकी एंट्री होगी, लंबवत निकलेगी और लंबवत ही प्रवेश करेगी। ये हकीकत है। पॉजिटिव निकलेगी, सॉरी परपेंडिकुलर निकलेगी और परपेंडिकुलर ही एंटर मारेगी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं जो कंडक्टर की सरफेस है, चालक सरफेस है, उसके परपेंडिकुलर निकलेगी, परपेंडिकुलर एंट्री मारेगी। क्लियर है बेटा? क्लियर है? लंबवत ही निकलेगी, लंबवत ही प्रवेश करेगी। 90 डिग्री के अलावा कोई एंगल नहीं होगा एग्जिट करने का और एंटर करने का। ठीक है? यस सर। चलो अब देखिए, किसी भी चालक के अंदर विद्युत बल रेखाएं विद्यमान। बेटा कोई चालक है, जैसे ये कोई मोटी प्लेट है, चालक है बेटा, कंडक्टर है। बेटा चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रखे, क्योंकि मैं ये चीज 2 दिन से सिखा रहा हूं आपको कि अगर कोई कंडक्टर है तो चार्ज कहां आ जाता है? चार्ज उसकी सरफेस पे आ जाता है। जब चार्ज सरफेस पे आ गया तो उसके अंदर चार्ज नहीं है। अगर चार्ज नहीं तो विद्युत क्षेत्र नहीं, और अगर विद्युत क्षेत्र नहीं तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से आएगी? तो किसी भी कंडक्टर के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंडक्टर के अंदर विद्युत बल रेखाएं नहीं होती है, विद्यमान नहीं होती है। किसी भी कंडक्टर में, किसी भी चालक में विद्युत बल रेखाएं विद्यमान नहीं होती है। ये बात आपको समझनी होगी। विद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती है, जबकि चुंबकीय बल रेखाएं बनाती है। बेटा इसको क्या श्राप मिला हुआ था? पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव से मिलने आएगा, मिलते ही खत्म, टाटा बाय बाय। यानी पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाके खत्म हो गया। जबकि बेटा चुंबक में क्या होता है, देखो मैं समझाता हूं। ये एन है और ये एस है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा एन से निकल के एस में जाती है। बाहर तो एन से कहां जाती है? एस में। लेकिन अंदर कहां जाती है? अंदर एस से एन की तरफ, एस से एन की तरफ। तो ये पूरा क्या बना देती है? ये पूरा एक लूप बना देती है। ये पूरा क्या बना देती है? एक लूप, क्लोज लूप बोलते हैं इसको। ये क्लोज लूप बनाती है।
ये क्लोज लूप नहीं बनाती है, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे एंड हो जाती है। विद्युत बल रेखाएं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है, क्योंकि उसमें बाहर एन से एस की ओर और अंदर एस से एन की ओर चलती है, तो वो एक पूरा लूप बना लेती है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है बेटा, क्लियर है, क्लियर है बेटा, ओके, क्लियर बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगाएं। बेटा आपको कितनी बार बताऊं यार, नींद में हो क्या? ई एम बराबर ई बटा के, चाइना में समझाया था क्या जब ये बताया था मैंने? माध्यम में विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत क्षेत्र, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं मतलब विद्युत क्षेत्र ही है। ई एम बराबर ई बटा के, जैसा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखोगे वैसा विद्युत क्षेत्र कम होगा, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं कम होगी। ठीक है, चलो अब आते हैं जिसके कल 2 सवाल आ गए थे। और 2 सवाल क्यों आ गए थे? क्योंकि यहां से पेपर में सवाल आते हैं, जबकि टॉपिक कल हम ये पढ़ नहीं पाए थे। तो आज इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। सम विभव पृष्ठ, सम यानी समान, विभव यानी विभव, बस काम हो गया अपना। यानी ऐसा पृष्ठ, ऐसा सरफेस जिस पर विभव समान हो। एक ऐसा सरफेस, एक ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव समान हो, उसे हम सम विभव पृष्ठ कहते हैं, उससे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। सम विभव पृष्ठ कहलाता, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता। ये जो पृष्ठ आपकी स्क्रीन पर देख रहे हो, इसमें अगर ये बिंदु लेता हूं, जितना विभव यहां पे उतना यहां पे उतना यहां पे उतना यहां पे, इस पूरे गोले पर विभव समान होगा। लेकिन इस गोले पे विभव अलग होगा लेकिन समान होगा। जैसे मान लो यहां पर 5 वोल्ट है, तो मान लो यहां पर 10 वोल्ट है, तो ये पूरे गोले पे 10 वोल्ट होगा, इस पे पूरे पे 5 वोल्ट होगा, तो इस पे समान होगा, इस पे समान होगा, इस पे समान होगा। यानी सम विभव पृष्ठ, यानी एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो? समान हो। कल ये सवाल मैं आपसे करवाया था, क्योंकि ये सवाल एग्जाम में आया था। बेटा जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो सम विभव पृष्ठ के परपेंडिकुलर होती है। बेटा ये कोई पृष्ठ है, इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी, तो आप मुझे जवाब दो, क्या वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी परपेंडिकुलर निकलती है? हाँ जी। क्या कोई विद्युत क्षेत्र रेखा किसी कंडक्टर के परपेंडिकुलर निकलती है? हाँ। बस यहां पे जो कंडक्टर है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे है, वो समविभव पृष्ठ पे है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो समविभव पृष्ठ के परपेंडिकुलर होगी, लंबवत होगी। याद रहेगा ये सवाल, कल ये सवाल मैंने आपको क्लियर करवाया था। इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी विद्युत क्षेत्र रेखाएं। और इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब कोई कंडक्टर होगा, कोई चालक होगा। ये बात मैं पीछे बता चुका हूं, बस शब्दों का हेरफेर है, केवल शब्दों का जाल है फंसाने के लिए। बाकी ये चीज मैं पीछे बता चुका हूं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी भी चालक से परपेंडिकुलर निकलती है और परपेंडिकुलर ही एंटर करती है। अब उस चालक को नया नाम दे दिया, क्या? इक्विपोटेंशियल सरफेस, सम विभव पृष्ठ। तो विद्युत क्षेत्र रेखा पृष्ठ से निकलेगी तो भी परपेंडिकुलर निकलेगी और परपेंडिकुलर ही एंट्री मारेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किसी पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश या गोलीय आवेश वितरण के कारण समविभव पृष्ठ कैसे बनेंगे? बेटा इसके कारण बताओ इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेंगे? ऐसे ऐसे ऐसे। यानी किसी पॉइंट चार्ज के कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनते हैं वो आपके क्या बनते हैं बेटा? स्फीयर बनते हैं, जिनका सेंटर क्या होता है? एक ही होता है। जैसे इन सब का सेंटर ये है, पहला गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये जो आपका सेंटर है, जितनी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी वो सारी एक स्फीयर के रूप में बनेगी, गोले के रूप में बनेगी, और इन सब का सेंटर एक होगा, सबका केंद्र एक होगा। ये सवाल पेपर में आ सकता है। ये छोटे छोटे लैंग्वेज जो मेकअप है ये पेपर में आपके बन सकते हैं, जिनको आपको समझना होगा, जिन पे आपको काम करना होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपका बनता है।
यहां पर देखिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कभी एक दूसरे को नहीं काटती। अरे भाई ये तो इंटरेस्टिंग फैक्टर है। अरे इक्विपोटेंशियल सरफेस से क्या निकलती है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काटती है? नहीं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं काटती तो ये जहां से निकलेगी यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये कैसे काटेगी? ये भी नहीं काट सकती। तो ये उसी कॉन्सेप्ट का कॉपी। क्या कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं काट सकती तो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी नहीं काट सकती। इसीलिए समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। क्लियर है? समविभव सतह पर एक आवेश को चलाने में वर्क कितना होता है? 0। ये सवाल कल बताया था ना, कल ये सवाल आ गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। बेटा ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मतलब इस पूरी पृष्ठ पे समविभव पृष्ठ है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है बेटा, समविभव पृष्ठ है। और समविभव पृष्ठ पे यहाँ पे विभव, यहाँ पे विभव, यहाँ पे विभव, यहाँ पे विभव सेम है। अगर विभव समान है तो आप मुझे बताओ विभवांतर कितना है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? ईमानदारी से बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, विभवांतर कितना है? आप कहोगे सर विभवांतर, जब विभव समान है तो विभवांतर यानी विभव का अंतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। आप मुझे एक चीज क्लियर करिए कल की कॉन्सेप्ट क्लास से, किसी चार्ज को ट्रेवल करने के लिए क्या जरूरी है कि एक जगह विभव ज्यादा हो, एक जगह विभव कम हो। तो ज्यादा वाले विभव से कम वाले विभव की ओर चार्ज ट्रेवल करे, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चार्ज का ट्रांसफर हो, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चार्ज का ट्रांसफर हो। और अगर विभव समान है, पोटेंशियल इक्वल है, तो क्या चार्ज ट्रांसफर करेगा? नहीं। जब चार्ज ट्रांसफर ही नहीं करेगा तो वर्क किसका करेंगे भाई? जी हां, और इसीलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी भी चार्ज को ले जाने के लिए कोई वर्क डन नहीं होता। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो वर्क किस बात का? विभवांतर ही नहीं है तो वर्क कहां से होगा? और ये पेपर का डिट्टो क्वेश्चन आपके दिमाग में छाप दिया, वर्क डन आपका 0। क्लियर है बेटा? क्लियर है? वर्क डन आपका 0 हो गया, यानी वर्क करने के लिए विभवांतर जरूरी है तभी वर्क होगा। अगर विभवांतर नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो वर्क नहीं होगा। वर्क करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है। ठीक है? यस, क्लियर है बेटा? ओके, क्लियर? देखो, विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव। टाइटल पढ़ दो, काम हो जाएगा। इस शब्द का ऑपरेशन कर दो, इस शब्द का ऑपरेशन कर दो। द्वि यानी 2 और पोल यानी ध्रुव, यानी 2 ध्रुव। लेकिन ये डाइपोल द्विध्रुव बनाने के लिए क्या एक शर्त होनी चाहिए? आप मुझे बताओ, अगर कोई 2 चार्ज है, पॉजिटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, बेटा अगर मैं कहूं कि इनमें से सबसे नजदीक कौन बैठेगा तो आपका जवाब क्या होगा? जल्दी बताओ। ये मेरे पास 2 चार्ज ये है, 2 ये है, 2 ये है, इनमें से कौन सा जोड़ा है जो घर परिवार बसाने की सोचेगा, नजदीक नजदीक में बैठेगा? ये एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, ये एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, तो अपना काम यहां पे होगा। यानी सेम मैग्नीट्यूड, समान परिमाण
लेकिन अपोजिट नेचर, समान परिमाण लेकिन विपरीत प्रकृति के दो चार्ज, सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट नेचर के दो चार्ज को अगर मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस पे रख दें, कम से कम दूरी पे रख दें, तो यहां बनता है डाइपोल। डेफिनेशन क्लियर। सेम मैग्नीट्यूड, समान परिमाण, अपोजिट नेचर, विपरीत प्रकृति के दो चार्ज को अगर मिनिमम पास मिनिमम डिस्टेंस पे रख दिया जाए तो वहां पे क्या बन जाएगा? सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट नेचर के दो चार्ज को मिनिमम डिस्टेंस पे रख दें तो क्या बन जाएगा? डाइपोल बन जाएगा। मतलब दो आवेश ऐसे लेने हैं जिनका परिमाण समान हो, लेकिन एक प्लस का दूसरा माइनस का। परिमाण समान लेना है लेकिन प्रकृति विपरीत लेनी है ताकि वो पास पास में आए। नहीं तो इनका परिमाण भी समान था लेकिन पास नहीं आए, भाग रहे हैं दूर। ठीक है, तो परिमाण समान, एक प्लस का क्यू एक माइनस का क्यू, परिमाण समान दिशा विपरीत, बीच की दूरी आपने डी ले ली, कई जगह आर मिलेगा कई जगह एल मिलेगा, घबराए नहीं आप, इस पे बात अभी थोड़ा आगे करने वाले। डाइपोल का डेफिनेशन क्लियर है क्या? सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट नेचर के दो चार्ज अगर मिनिमम डिस्टेंस पे रखते हैं तो इसे हम विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। लेकिन इस डाइपोल से एक और चीज बनती है और वह अपने काम की है, चेहर लेवल पे। आप कहोगे वो चीज क्या बनेगी? वो बनेगी डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। सर कैसे? इन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश ले लो, क्यों? प्रकृति की बात नहीं करूंगा, मैंने कोई एक आवेश लेने को बोला। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है, नेचर हमें साथ लेना नहीं है, तो क्यू मैंने यहां पे ले लिया। दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश क्यू और उनके बीच की दूरी यानी टी का मल्टीप्लाई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। एक बार मेरे साथ डेफिनेशन बोलेंगे, सारे के सारे शेर मन में, हो सके तो कमेंट में। इलेक्ट्रिक डाइपोल के दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश Q और उनके बीच की दूरी T का मल्टीप्लाई, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश Q और उनके बीच की दूरी यानी T का मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। P बराबर Q इंटू T। ये एक सदिश राशि है, चुपके से बता रहा हूं, भी दिशा भी बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं इस पे वेक्टर लगाने वाला हूं। ये तो अदिश है, चार्ज पे तो वेक्टर आएगा नहीं, वेक्टर आएगा दूरी पे जो वेक्टर फॉर्म में दिखाता, दिशा को दिखाता है, और ये P के ऊपर वेक्टर लगा दिया तो ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P और ये D के ऊपर वेक्टर लगा दिया और ये आपका Q आ गया। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट था, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट था। क्लियर है? चीजें क्लियर हो रही है? लॉजिक समझ में आ रहा है? अब यहां से ये जो डेफिनेशन बनी है, इस डेफिनेशन से कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर लेके आते हैं, लेकिन ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। देखो विद्युत द्विध्रुव है, इससे मैं कुछ चीजें यहां पे यहीं पे मैं बता देता हूं, है ना बेटा। इसका यूनिट बता दो एक बार जल्दी से मुझे। P बराबर Q इंटू डी, Q यानी कुलाम, D यानी दूरी यानी मीटर, कुलाम इंटू मीटर। मुझे इसकी विमा बता दो। Q यानी आवेश, Q बराबर IT यानी A1 T1 और मीटर यानी L1। तो बेटा इसकी विमा क्या हो जाएगी? M0 L1 T1 और A1। देख लो जरा, ये विमा भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, यूनिट बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। बनाओगे आप, रट्टा नहीं मारेगा मेरा शेर, बनाएगा डायमेंशन। डायमेंशन बना के याद रखेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे। क्लियर करो मेरे साथ, वादा करो, रटेंगे नहीं, डायमेंशन बनाएंगे, यूनिट बनाएंगे फॉर्मूले से। मैं तो बस इसको याद करने की बात कर रहा हूं। दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी का गुणनफल
P बराबर Q इंटू डी। कॉन्सेप्ट क्लियर, लॉजिक आपका क्लियर, कोई डाउट नहीं किसी बच्चे का यहां से। अब आता है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव। ये बेटा जो डाइपोल बन गया ना, प्लस का क्यू आवेश और ये माइनस का क्यू आवेश, इसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा और विद्युत विभव क्या होगा, न्यूमेरिकल बनता है यहां से। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, और यार इस बच्चे ने याद दिला दिया, अभी तो मैं भूल ही जाता। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन अभी तो मैं भूल ही जाता। ये जो P है, P की जो डायरेक्शन है, P की जो दिशा है, ये तो अभी मैं भूल ही जाता, समस्या हो जाती। बच्चे ने याद दिलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है प्लस से माइनस। अब आएगा मजा। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है, इसको बाद में लिखेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है माइनस से प्लस की ओर। बस इतना याद रख लो कि जहां पर विद्युत क्षेत्र दिखाओगे वो प्लस से माइनस होगा, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उसका जस्ट उल्टा, माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर। जबकि विद्युत क्षेत्र क्या था? प्लस से माइनस की ओर था। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर था, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था, बड़ा गजब का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, क्लियर है? ओके। डे बाई, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का यूनिट है डे बाई, लेकिन फॉर्मूले का मात्रक मैंने आपको बताया। डे बाई भी उसी का मात्रक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। ठीक है, यस। चलो आगे आ जाओ। अब आओ, विद्युत द्विध्रुव के कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हमें दो चीज निकालनी है, एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एक उसका विभव। एक आपका विद्युत क्षेत्र E, एक आपका विभव V। इन दोनों के बारे में बात करनी है और ये दोनों के फॉर्मूले आपके सामने। मैं एक बार फॉर्मूला बताऊंगा, फिर मुझे कंपैरिजन करने में मजा आता है। एक बार आप ये कह दो कि सर तैयार है, हमला करो। तैयार है सर, हमला कर दो बस। आपके पास सबसे पहले हम निकालेंगे अक्सिल पॉइंट पे। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, सर ये अक्सिल और ये आपका इक्वेटोरियल जो पॉइंट है वो, और आपका एक होता है अक्सिल और एक होता है निरक्षीय। तो देखिए, ये बिंदु अगर अपन इधर कोई बिंदु लेंगे तो ये होगा आपका अक्सिल, अक्ष पे, और अगर ये बिंदु लिया आपने तो ये होगा आपका निरक्ष। तो पहले अपन अक्ष पे निकालेंगे, फिर निरक्ष पे निकालेंगे। तो पहले अक्सिल पॉइंट पे निकालेंगे, और अक्सिल पॉइंट पे आपका विद्युत क्षेत्र आएगा, इसको के बोल दो बेटा। देखो शॉर्ट लिखता हूं मैं, ए फॉर अक्सिल 2kp अपॉन में r क्यूब। बस ये k हो गया 2, और ये आपका k और p अपॉन में r क्यूब। कोई मेरे से पूछेगा p बराबर क्या है, तो मैं कहूंगा q इंटू बीच की दूरी d। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं। विभव की बात करेंगे तो विभव का फॉर्मूला लिख दो, इसको k और p बटा r स्क्वायर में यहां लिख देता हूं। कैसे लिखेंगे बेटा? E बराबर 2k, 2 तो आएगा नहीं इसमें, k p अपॉन में r स्क्वायर। इसमें 2 नहीं आता है, विभव में 2 नहीं आता है, विद्युत क्षेत्र में 2 आता है, इसमें r क्यूब आता है, इसमें r स्क्वायर आता है। डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे, केवल फॉर्मूला याद रखेंगे। अभी मैं आपको कंपैरिजन दूंगा, घबराओ मत आप। अक्सिल पॉइंट पे हो गया। अब देखिए, अपन इक्वेटोरियल लाइन पे बात कर लेते हैं, निरक्ष पे बात कर लेते हैं। किस पे बात कर लेते हैं? निरक्ष पे। निरक्ष पे विभव होगा k p अपॉन में r क्यूब, और निरक्ष पे जो विभव होता है वो हो जाता है 0। अब देखो, मैं आपको कंपैरिजन करके देता हूं, याद कराता हूं, याद करने की ट्रिक बताता हूं। देखो बेटा, ये आपका एक डाइपोल है, प्लस और माइनस क्यू क्यू। अगर अपन इसके अक्ष पे निकालेंगे विद्युत क्षेत्र तो ये होगा 2kp अपॉन में r क्यूब, और अगर अपन निकालेंगे विभव तो वह होगा kp अपॉन r स्क्वायर। अगर मैं इसके निरक्ष पे निकालूंगा, इक्वेटोरियल लाइन पे निकालूंगा, तो ई निकालूंगा तो ये हो जाएगा आपका kp अपॉन में r क्यूब। इसमें 2 हट जाता है, और विभव निरक्ष पे 0 हो जाता है। निरक्ष पे विभव कितना हो जाता है? 0। निरक्ष पे विभव नहीं आता है। तो इस फॉर्मूले से पता है पेपर का क्वेश्चन क्या आएगा?
चलो मैं याद दिलाता हूं। किसी डाइपोल के कारण, किसी द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पे, अक्षीय लाइन पे विद्युत क्षेत्र और इक्वेटोरियल लाइन पे विद्युत क्षेत्र का अनुपात कितना होता है? 2:1, क्योंकि बाकी सारी चीजें कट जाएगी। यहां पे 2 बचेगा, यहां पे 1 बचेगा, 2:1। पेपर का जहर सवाल है। अक्षीय रेखा पे विभव का फॉर्मूला Kp/r² है, लेकिन निरक्ष पे विभव आपका 0 हो जाता है। डेरिवेशन पार्ट है, लेकिन डेरिवेशन भाड़ में जाए, ना अपने पास इतना टाइम है और ना अपने इतना टाइम खर्च करेंगे। केवल फॉर्मूला याद रख के कंपेरिजन करके इसको तैयार कर देंगे। ठीक है, क्लियर है बेटा? एक अक्षीय लाइन पे है और एक आपका इक्वेटोरियल लाइन पे यानी निरक्ष पे दिया गया है, और दोनों चीज मैंने आपको क्लियर कर दी। अब इस डाइपोल को एक आपका प्लस का क्यू, देखो कलर चेंज कर लेता हूं मैं, एक आपका प्लस का माइनस का क्यू और एक आपका प्लस का क्यू, और इसको आपने कहां रखा है? इसको आपने रखा है विद्युत क्षेत्र में। किसी डाइपोल को कहां रख दिया? विद्युत क्षेत्र में। जैसे ही डाइपोल को विद्युत क्षेत्र में रखा, विद्युत क्षेत्र उस पे बल लगाने लग गया कि भाई देख, या तो सरेंडर कर दे, मेरा कहना मान ले, मेरी दिशा में बैलेंस हो जा। जैसे ये देखो तिरछा है, तिरछा है, विद्युत क्षेत्र क्या कहता है? भाई देख ऐसा लपेट जा, मेरे रास्ते में मत आ, नहीं रास्ते का कांटा निकाल के फेंक दूंगा। ये विद्युत क्षेत्र इस डाइपोल को कहता है, भाई टांग मतड़ा बीच में देख, तिरछा मत हो, सीधा कर दूंगा मैं। इसको घुमा के यूं करना चाहता है, ऐसे करना चाहता है ये विद्युत क्षेत्र इसको, और ये ऐसा करने के लिए इस पे बल लगाता है, अपना दिमाग लगाता है। ये क्या करता है? नेगेटिव वाला जो आवेश है इस पे इधर बल लगाता है, इसको इधर खींचता है, और पॉजिटिव वाले पे इधर फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से ये घूम के ऐसे आ जाता है। और ये बल का फॉर्मूला कहां से आएगा? सर ये बात मत कहना कि ये फॉर्मूला कहां से आया, यार मजाक हो जाएगा। नहीं तो फिर देख लो, तुम समझदार हो, ये वही फॉर्मूला है जो मैंने कल आपको बताया था, बल का फॉर्मूला जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से हमने बनाया था। लेकिन सर हमें तो इस पे लगने वाला बल आघूर्ण यानी टॉर्क निकालना है। क्या निकालना है? बल आघूर्ण निकालना है, यानी टॉर्क निकालना। और बल आघूर्ण का फॉर्मूला है टो बराबर पीई साइन थीटा। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो टो वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। बेटा ये चीज पता है क्या आपको कि जब भी साइन थीटा हटाते हैं तो क्रॉस लगाते हैं, कोस थीटा हटाते हैं तो डॉट लगाते हैं। ये चीज बेसिक पता होनी चाहिए, और अगर नहीं है अपना भाई सिखाएगा आपको वेक्टर वाले चैप्टर में। बट अभी आपको याद करना पड़ेगा, इस डाइपोल पे लगने वाला टॉर्क यानी बल आघूर्ण टो बराबर पी साइन थीटा या टो बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। लॉजिक क्लियर है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। बल आघूर्ण का फॉर्मूला एक बार फिर से लिख देता हूं, टो बराबर पी साइन थीटा। न्यूमेरिकल बनेगा, याद रखना, न्यूमेरिकल बनेगा, याद रखना, क्लियर होना चाहिए सवाल उसका। अच्छा, इस डाइपोल को भाई पकड़ के ले रहे, घुमाओ रे, जोर लगा के ऐसा। ये भाई साहब इतना बड़ा डाइपोल है, और इस डाइपोल को पकड़ के घुमाने में कितना काम किया रे गुरुजी। अरे गुरुजी पूछो मत, पसीने पसीने हो गए, ठंडी में पसीना आ रहा है। इतना वर्क कर दिया हमने, इतना काम कर दिया। तो उस काम का फॉर्मूला भी यहां पे दिया गया है, और वो काम का फॉर्मूला है W बराबर पीई। कहां से घुमाना स्टार्ट किया और कहां तक उसको घुमाया पता चलना चाहिए ना। तुम भैया 30 डिग्री से घुमाना स्टार्ट करो और घुमा के इसको कहां तक लिया है, 90 डिग्री तक घुमा दिया, मान लो यहां तक घुमा दिया, तो ये कितना हो गया 90। तो θ1 कितना हो गया, कहां से 30 से, कहां तक घुमाया 90 तक। तो देखो बेटा cos θ1 माइनस cos θ2। P आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये आपका विद्युत क्षेत्र है। और इस फॉर्मूले से एक बार बताना कमेंट में, कितने बच्चों के एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो यहां से सवाल पेपर में पूछ चुके हैं। प्रैक्टिस में मैं इसका क्वेश्चन भी लेके आऊंगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको यहां से क्वेश्चन पेपर में मिला होगा। W बराबर पीई और यहां कोष्टक में cos θ1 माइनस cos θ2 का फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला। क्लियर है, मजा आ गया सर। अरे वाह वाह वाह, अभी तो देखो, अभी तो कहां वर्क डन निकाला है। टॉर्क का फॉर्मूला याद हो गया,
टो बराबर पीई साइन थीटा। वर्क का फॉर्मूला एक बार मेरे साथ बोलेंगे, डब्ल्यू बराबर पीई, टो बराबर पीई, डब्ल्यू बराबर पीई साइन थीटा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। कंपेरिजन में याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होगा। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला, और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है माइनस पीई। यहां पे देखिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जब आप सॉल्व करने जाएंगे माइनस पीई कॉस थीटा, केवल स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। कोई पूछे माइनस किस लिए, आकर्षण है, ये होने वाले उस विरोध को रिप्रेजेंट करेगा, नेगेटिव साइन। स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, W बराबर या U बराबर, पोटेंशियल एनर्जी को U लिख देते हैं, U बराबर माइनस का पीई कॉस थीटा, U बराबर माइनस का पीई कॉस थीटा। और ये स्थितिज ऊर्जा की कंडीशंस यहां पर आपके सामने है। अगर थीटा बराबर 0 होता है तो आप मुझे बताओ यहां पे स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, माइनस पीई कॉस 0 का मान 1, यानी माइनस का पीई। लेकिन अगर थीटा बराबर 90, स्थितिज ऊर्जा 0। थीटा बराबर 180 है, ये देखो इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, दोनों एक दूसरे के 180 पे है, तो माइनस का पीई कोस 180 का वैल्यू माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1। अब ये सवाल नहीं है पेपर में, पेपर में सवाल कुछ और है। सर क्या मेरे भाई, अरे किसी डाइपोल को विद्युत क्षेत्र में रखने पे उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम किस एंगल पे होती है, अधिकतम स्थितिज ऊर्जा किस एंगल पे होगी, जल्दी से बता दो एक बार। अधिकतम स्थितिज ऊर्जा कब होगी, 0 डिग्री पे माइनस का पीई, 90 पे 0, 180 पे पीई। अब आप बताओ पीई बड़ा है, 0 बड़ा है या माइनस का पीई बड़ा है। जवाब निकल के आएगा सबसे ज्यादा स्थितिज ऊर्जा है थीटा बराबर 180 पे। ये क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस में कराऊंगा। थीटा बराबर 180 जो आपको जो स्थितिज ऊर्जा है उसका मैक्सिमम वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। ये स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला, ठीक है, क्लियर है। यहां पे कंडीशंस दे दी थीटा बराबर 0 पे। देखो बेटा थीटा बराबर 0 लेंगे तो टो बराबर क्या होता है, पीई साइन थीटा, थीटा 0 साइन 0 0। डब्ल्यू बराबर कोस पीई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, थीटा का वैल्यू 0, 1 माइनस 1 0, वर्क डन 0। स्थितिज ऊर्जा माइनस का पीई। यहां पे थीटा बराबर आपका 90, 90 पे बला गुण वर्क डन, स्थितिज ऊर्जा 0 हो गई। और ये थीटा बराबर 180 के तीनों कंडीशन, टॉर्क 0। ये पेपर का क्वेश्चन डिट्टो, ये पेपर का क्वेश्चन डिट्टो। वर्क डन 180 डिग्री पे, वर्क का फॉर्मूला क्या था, W बराबर पीई कॉस थीटा 1 यानी 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा 2 यानी 180। कहां तक घुमाया, 180 तक। कॉस 0 का मान 1, कॉस 180 का वैल्यू माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1, 1 और 1 2, यानी बताओ पीई और पीई मिलके क्या हो गया, 2 पीई। देखो जरा वर्क डन 2 पीई है क्या, ये पेपर का क्वेश्चन है। और स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम 180 पे, ये पेपर का क्वेश्चन है। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल बढ़ेंगे, जो प्रैक्टिस में उतरोगे ना तब पता चलेगा कि क्या जहर है। विद्युत फ्लक्स, बेटा किसी सरफेस से जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती है उन विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को मैं फ्लक्स कह सकता हूं। किसी एरिया से, यूनिट एरिया से, इकाई क्षेत्रफल से जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है ये उसका फ्लक्स कहलाता है। और फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर, सॉरी विद्युत क्षेत्र है ना, तो ई ए कॉस थीटा। अगर कोस हटाएंगे तो डॉट लगाएंगे, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। एक बार फ्लक्स का फॉर्मूला एग्रीमेंट दे दो, याद होगा क्या, फ्लक्स का फॉर्मूला याद होगा क्या, फाई बराबर ई ए कोस थीटा। अगर कोस हटाएंगे तो डॉट प्रोडक्ट आएगा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये किसी एरिया से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाता है। अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर जाती है तो फ्लक्स कैसा, पॉजिटिव। और अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर आती है तो फ्लक्स कैसा, नेगेटिव। क्या ये बात प्रैक्टिकली याद रहेगी, क्या रटने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकली बताओ। अगर फ्लक्स बाहर जा रहा है मतलब ज्यादा है, ज्यादा है मतलब पॉजिटिव है। विद्युत क्षेत्र के अंदर आ रही है मतलब कम है, मतलब नेगेटिव है। यह चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। गॉस का नियम है, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला फाई बराबर सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू का मतलब है टोटल आपका चार्ज, क्यू टोटल।
जितने भी चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर है, जैसे Q1, Q2, Q3, तो सिग्मा Q का मतलब क्या होगा बेटा? Q1 प्लस Q2 प्लस का Q3, सभी आवेशों का टोटल। तो फाई बराबर सिग्मा Q बटा एप्सिलॉन नॉट। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपका बनता है। गॉसेस लो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई होगा किसके? टोटल चार्ज के। तो फाई बराबर सिग्मा Q बटा एप्सिलॉन नॉट। एक बार गॉस का नियम याद कर लो सारे बच्चे, सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा Q यानी टोटल चार्ज। बंद पृष्ठ के अंदर द्विध्रुव है, ये बेटा एक बंद पृष्ठ है और इसमें प्लस Q और ये माइनस Q है। बताओ इसका सिग्मा Q कितना होगा? अरे जितना प्लस उतना माइनस। अगर सिग्मा Q 0 तो बताओ फ्लक्स कितना होगा? ईमानदारी से बताओ। सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 0 बटा एप्सिलॉन नॉट यानी 0। यानी इस बंद पृष्ठ से द्विध्रुव से कोई फ्लक्स आपका नहीं निकलने वाला है। यह बात आपको समझनी है। अगर डाइपोल रखा है तो, अगर डाइपोल रखा है तो जितने भी धनावेश हैं वो जुड़ते जाएंगे, जितने ऋणावेश हैं वो घटते जाएंगे। टोटल फ्लक्स जोड़ घटा के आपको लिख देना है। ये चीज मैंने यहां पे लिखी है। क्लियर है? और यदि किसी बंद वस्तु के किसी विद्युत क्षेत्र में रखी जाए तो निर्गत फ्लक्स शून्य होगा। किसी क्लोज सरफेस के अंदर आप उसको रख देंगे तो जितना फ्लक्स आएगा उतना फ्लक्स बाहर चला जाएगा। तो उसमें कितना बचेगा? फ्लक्स 0 बचेगा। 0 फ्लक्स आपका उसका बचने वाला है। और ये बात आपको समझनी है। और एक लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, इस पे जोर दूंगा मैं क्योंकि समय इसकी इजाजत नहीं देगा मुझे। घन के केंद्र पे अगर कोई आवेश आपने रख दिया, Q आवेश, तो बताओ कुल फ्लक्स कितना होगा? तो फाई बराबर सिग्मा Q यानी Q बटा एप्सिलॉन नॉट। अगर सभी पृष्ठ की बात करेंगे, 1 2 3 4 5 6 पृष्ठ की बात करेंगे तो 6 का भाग लगा देंगे क्योंकि फ्लक्स 6 हिस्सों में बट जाएगा। 6 का भाग लगा के इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। ये लास्ट वाला जो फॉर्मूला, इस पे जोर देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे मैं न्यूमेरिकल भी आपको कराऊंगा। स्पोकन के लिए बेटा जो बच्चे गांव से हैं, स्पोकन वीक जरूर से जुड़ के स्पोकन वाला जो क्लास है इसको तैयार करें, कन्वर्सेशन अपना स्ट्रॉन्ग करें। लाइव बैच में जबरदस्त एनर्जी के साथ मिलेंगे 12 बजे। और ये आपका नोट्स बैच है CPP SPP, और ये YouTube क्लास के नोट्स हैं, इनको रिवाइज करना है जबरदस्त अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में। और ये बेटा NDS CDS वाले बच्चों के लिए लाइव बैच। और अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो ये आपका हेल्पलाइन नंबर। मेरे जस्ट बाद में मैथ्स की धमाकेदार क्लास लेके आ रहे हैं मुकेश सर। उसके बाद में 12 बजे मिलेंगे आपके टॉपिक वाइज प्रैक्टिस में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।